हाँ जी, कंप्यूटर सक्सेसफुली रीस्टार्ट हो गया है। हम चेक करते हैं कि एसक्यूएल सर्वर 2017 इस पे इंस्टॉल हो गया है। एसक्यूएल सर्वर, यस, एसक्यूएल सर्वर 2014 मैनेजमेंट स्टूडियो ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था। अब एसक्यूएल सर्वर 2018 का 2017 एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल हो गया, लेकिन मैनेजमेंट स्टूडियो 2018 इंस्टॉल हुआ। तो मैं एसक्यूएल सर्वर का मैनेजमेंट स्टूडियो 2018 को ओपन कर रहा हूँ। इसमें एसक्यूएल सर्वर 2017 के कंपोनेंट इंस्टॉल हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट स्टूडियो क्योंकि लेटेस्ट वेबसाइट से डाउनलोड किया है 18.5, तो ये मैनेजमेंट स्टूडियो 2018 इंस्टॉल हुआ है। इसको ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। याद रखिएगा, मैनेजमेंट स्टूडियो का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप एसक्यूएल सर्वर के डिफरेंट फीचर्स को मैनेज कर सकें, डेटाबेस क्रिएट कर सकें, डेटाबेस डिलीट कर सकें, टेबल्स क्रिएट कर सकें, टेबल को अपडेट कर सकें, डाटा इंसर्ट कर सकें, डाटा को ओवरऑल व्यू कर सकें। तो अगर आपका एसक्यूएल सर्वर प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे सर्वर नेम आ रहा होगा, आपको सर्वर नेम कनेक्ट करना है। अगर यहाँ पे सर्वर नेम किसी वजह से ना आ रहा हो तो आप लोगों ने चेक करना है कि आपके ब्राउज फॉर मोर ऑप्शन में जाके डेटाबेस इंजन के अंदर क्या सर्वर नेम आ रहा है। कोई ना कोई एक सर्वर नेम जो है वो करेक्ट होगा, या मे बी दोनों ही करेक्ट हों, या जो भी आ रहे होंगे उनमें से एक सर्वर नेम को सिलेक्ट करेंगे आप लोग और अपने डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। मैं कोई एक सर्वर नेम पिक करता हूँ, ओके। अच्छा, ये उस केस में जब यहाँ पे सर्वर नेम ना आ रहा हो, अगर यही सर्वर नेम आ रहा है तो आपको डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहिए। अगर सर्वर नेम यहाँ पे ना अवेलेबल हो तो आपको इस ड्रॉपडाउन के अंदर ब्राउज की ऑप्शन में जाना है और सर्वर नेम को डेटाबेस इंजन के अंदर से सर्च करना है। याद रखिएगा, आपने एनालिसिस सर्विसेज या रिपोर्टिंग सर्विसेज के अंदर से इन आपने सर्वर नेम नहीं ढूंढना, क्योंकि आपने बेसिकली डेटाबेस इंजन में काम करना, तो आपको डेटाबेस इंजन के अंदर कोई सर्वर नेम मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा तो उसका मतलब है कि आपका एसक्यूएल सर्वर प्रॉपर इंस्टॉल नहीं हुआ, कोई फाइल मिस है, कोई प्रोसेस मिस है, कोई चीज़ मिस है। इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट ही नाम अवेलेबल था, एसक्यूएल सर्वर को मैंने कनेक्ट कर लिया। तो जैसे ही एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट किया तो यहाँ पे इसके अंदर डेटाबेस को ओपन किया जा सकता है। डेटाबेस के अंदर उसकी अपनी बिल्ट इन डेटाबेसेस हैं, कुछ डायग्राम्स हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं। हम डेटाबेस पर राइट क्लिक करके एक नई डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस का कुछ भी नाम रखा जा सकता है। मैं डेटाबेस का नाम रख रहा हूँ न्यू डेटाबेस। ऐड का बटन प्रेस नहीं करना। ऐड का बटन प्रेस करने का मतलब ये है कि आप डेटाबेस की दो की बजाय तीन फाइल्स बना रहे हैं। नॉर्मली डेटाबेस की टू फाइल्स होती हैं, एक मास्टर डाटा फाइल, एक लॉग डाटा फाइल। तो तीसरी फाइल अगर आपने गलती से ऐड कर दिया तो आपको रिमूव का बटन प्रेस कर देना चाहिए। आपको बस नाम लिखने के बाद डेटाबेस का डायरेक्ट ओके का बटन प्रेस करना था। ओके करें तो ये देखें, डेटाबेस पर राइट क्लिक करके आपने न्यू डेटाबेस बनाई और ये डेटाबेस आ गई आप लोगों की न्यू डेटाबेस के नाम से। इस डेटाबेस के प्लस के साइन को ओपन करें। इसके अंदर टेबल्स की ऑप्शन है। उसने कुछ अपने काम के टेबल्स भी हो सकता है बनाए हों, या कुछ और फोल्डर्स बनाए हों। आप इन सब को इग्नोर करें। आप बस टेबल पर राइट क्लिक करके ऐड न्यू टेबल करें, ताकि आप अपनी डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल क्रिएट कर सकें। टेबल का नाम वो टेबल 1 सोच रहा है, लेकिन पहले वो आपसे कॉलम के नाम पूछ रहा है, कॉलम क्या रखने हैं। तो हम इस टेबल में जो है वो कॉलम रखते हैं स्टूडेंट आईडी। याद रखिएगा, डेटाबेस का नाम रखते हुए, टेबल का नाम रखते हुए या कॉलम का नाम रखते हुए आपने स्पेसेस यूज़ नहीं करनी है। स्टूडेंट और आईडी के बीच में अगर अगर गैप क्रिएट करना है तो आपको अंडरस्कोर यूज़ कर लेना चाहिए। इसकी मैं डाटा टाइप इंटीजर रख रहा हूँ, इंटीजर। इसके अलावा हम जो है वो स्टूडेंट का नेम पूछ सकते हैं। स्टूडेंट का नेम एक कॉलम हो सकता है। एन नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर्स रख दें स्टूडेंट नेम के लिए, एन बार 4, एन नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर्स। इसी तरह स्टूडेंट की जो है वो आप डेट ऑफ बर्थ पूछ सकते हैं या कोई और डाटा टाइप पूछ सकते हैं। मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछ ली, और डेट ऑफ बर्थ में हम जो है वो डाटा सेव करवाएंगे डेट टाइम के लिहाज से या डेट के लिहाज से। डेट सेव करवा लेते हैं। स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया जा सकता है। स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना लें। डू यू वांट टू सेव दिस टेबल, इस टेबल को क्लोज करें। यस, टेबल का नाम वो पूछा है, टेबल 1 रख दूं? नहीं, टेबल का नाम तुम रख दो TBL स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट का टेबल बन गया। ओके करें तो अपने टेबल को रिफ्रेश करें तो देखें सक्सेसफुली एक टेबल क्रिएट हो गया TBL स्टूडेंट के नाम से। अगर आप इस टेबल की डिटेल में जाना चाहते हैं तो इसके अंदर कॉलम्स देखें। इसके अंदर 3 कॉलम बने हुए हैं, जबकि एक कॉलम को वो प्राइमरी की रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा कॉलम स्टूडेंट नेम वाला है और तीसरा कॉलम डेट ऑफ बर्थ वाला है। अगर आप चाहें तो डेटाबेस के अंदर एक और टेबल बना सकते हैं, न्यू टेबल। इस टेबल का मैं नाम रख रहा हूँ डिपार्टमेंट। नाम तो नहीं, इस टेबल में कॉलम बना रहे हैं हम लोग, और कॉलम बना रहे हैं डिपार्टमेंट। आईडी का कॉलम बनाया, डिपार्टमेंट नेम का कॉलम बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट नेम।
डिपार्टमेंट नेम जो है उसकी मैं डाटा टाइप जो है वो एन वार्चा रख रहा हूँ। एन नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर्स आ सकते हैं इसमें। और डिपार्टमेंट आईडी की डाटा टाइप को जो है वो इंटीजर सेलेक्ट कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट आईडी को राइट क्लिक करके मैं प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। और डिपार्टमेंट का नेम बताना भी कंपलसरी है। अलाउ नल वैल्यू को मैं रिमूव कर रहा हूँ। डिपार्टमेंट का नेम बताना कंपलसरी है। अगर आप इसको चेक कर देते हैं तो अब आपको कंपलसरी नहीं है डिपार्टमेंट का नेम लिखना। और अगर मैं प्राइमरी की को अलाउ नल करना चाहूँ तो एरर देगा, वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की, अलाउ नल प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑन अ कॉलम दैट इज अ प्राइमरी की। ओके, हम इस वाले प्राइमरी की कॉलम को अलाउ नल नहीं कर सकते। इस टेबल को भी सेव करना चाहते हैं, यस। टेबल का नाम क्या रखेंगे? हम इस टेबल का नाम रख सकते हैं TBL डिपार्टमेंट। ओके, तो अब हमने अपनी एक नई डेटाबेस क्रिएट की न्यू डेटाबेस के नाम से। इसमें दो टेबल क्रिएट किए हैं, TBL डिपार्टमेंट, TBL स्टूडेंट। दोनों में प्राइमरी कीज़ भी बना लिया आप लोगों ने। आप लोग चाहें तो अब आप लोग जो है वो स्टूडेंट के टेबल में एक फॉरेन की ऐड कर सकते हैं। स्टूडेंट का टेबल ओपन करने की बजाय इसका डिज़ाइन चेंज करना है हम लोगों ने। तो डिज़ाइन में हम स्टूडेंट के आगे कॉलम ऐड कर सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के टेबल की आईडी आएगी, बल्कि फॉरेन की आएगी। यहाँ पे भी आप डाटा टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटीजर डाटा टाइप सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने और इसको भी सेव कर लिया। यह सब स्टूडेंट के टेबल में 4 कॉलम है। स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डिपार्टमेंट और डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट FID। लेकिन डिपार्टमेंट FID आपने बना लिया लेकिन इसको फॉरेन की डिक्लेयर नहीं किया। तो स्टूडेंट के टेबल का डिज़ाइन दोबारा चेंज करना होगा आप लोगों को। आपको डिपार्टमेंट वाले कॉलम पे राइट क्लिक करके इसका रिलेशनशिप बनाना है। ये फॉरेन की है तो फॉरेन की का रिलेशनशिप बनेगा। आप लोग जानते हैं कि ये डिपार्टमेंट FID फॉरेन की है तो इसको रिलेशनशिप बनाना होगा। इस डिपार्टमेंट FID की प्राइमरी की कहाँ पे है? डिपार्टमेंट FID की प्राइमरी की दूसरे टेबल में यानी डिपार्टमेंट के टेबल में है। तो स्टूडेंट के टेबल में वापस आए। स्टूडेंट के टेबल के फोर्थ कॉलम को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो इसका रिलेशनशिप बनाना होगा। हम एक नया रिलेशनशिप ऐड करेंगे और उस रिलेशनशिप की एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे जाके बटन क्लिक करेंगे और हम उसको बताएंगे कि प्राइमरी की टेबल जो है वो बेसिकली डिपार्टमेंट का टेबल है और उसमें जो है वो डिपार्टमेंट का आईडी जो है वो प्राइमरी की है। जबकि स्टूडेंट के टेबल में ही हम वाकई फॉरेन की बनाने आए हैं और स्टूडेंट के टेबल में ये जो फोर्थ कॉलम था जिसका नाम था डिपार्टमेंट FID, ये फॉरेन की है। तो TBL डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की और इस टेबल में स्टूडेंट टेबल में डिपार्टमेंट के FID को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप आप क्लोज करें और अपने टेबल को क्लोज करें ताकि आपका रिलेशनशिप जो है वो सेव कर सके। वो बता रहा है कि ये दो टेबल अब रिलेशनशिप में है। ओके, अब इन दोनों टेबल्स को आप देख सकते हैं। दूसरा टेबल को अगर मैं रिफ्रेश करके ओपन करूं तो अब आप देखेंगे कि आपके दूसरे टेबल में अब दो कॉलम्स की हैं। एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है। डिपार्टमेंट FID फॉरेन की है। जबकि ऊपर वाले टेबल में डिपार्टमेंट के टेबल में एक दो कॉलम है और पहला वाला कॉलम जो है ये प्राइमरी की है। अब इन दोनों टेबल्स के डिज़ाइन चेंज करने की बजाय इसमें कुछ डाटा इंसर्ट कर लेते हैं। TBL डिपार्टमेंट का टेबल मैं ओपन कर रहा हूँ। इसका डिज़ाइन चेंज नहीं करने जा रहा, मैं इसको एडिट करने जा रहा हूँ इसके फर्स्ट 200 रिकॉर्ड्स को। लेट्स से डिपार्टमेंट नंबर 1 IT डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 2 कॉमर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 3 मैथ डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 4 इंग्लिश डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट नंबर 4 फिजिक्स डिपार्टमेंट। नेक्स्ट रो में मूव करें। ये रेड साइन सिंबल का मतलब ये है कि अभी ये डाटा सेव नहीं हुआ। ये पेंसिल का साइन भी ये शो कर रही है कि अभी ये रो एडिट हो रही है। जब तक आप नेक्स्ट रो में क्लिक नहीं करेंगे पहली रो का डाटा सेव नहीं होगा। नेक्स्ट रो उसने का मैसेज दे दिया वायोलेशन ऑफ प्राइमरी की। आप प्राइमरी की वायोलेशन कर रहे हैं, आप अपनी प्राइमरी की को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, लेकिन 4 दोबारा नहीं लिख सकते। ये रो भी एडिट सक्सेसफुली नहीं हुई, अभी इसमें चेंजेस सेव नहीं हुई। द चेंजेस हैज नॉट बीन कमिटेड टू द डाटाबेस। नेक्स्ट रो पे क्लिक करें। यस, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया है आपकी इस चेंज को। अब आपके 5 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट नंबर 1 IT एंड डिपार्टमेंट नंबर 2 कॉमर्स। स्टूडेंट के टेबल को जाके हम डिज़ाइन चेंज नहीं करने लगे, एडिट करने लगे हैं। तो हम इसमें एक स्टूडेंट ऐड करते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 अली, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी लिख दें 2012 और इसका डिपार्टमेंट नंबर 6। नेक्स्ट रो में मूव कर जाएं। वायोलेशन ऑफ फॉरेन की, वो कह रहा है कि आप कोई ऐसी की एंटर नहीं कर सकते जो प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करती हो।
यानी डिपार्टमेंट या तो 1 लिखा जा सकता है या 2 लिखा जा सकता है, 3 4 5 भी लिखा जा सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 6 नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप फॉरेन की में कोई ऐसी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते जो कि प्राइमरी की में एग्जिस्ट ना करती हो, क्योंकि आपने स्टूडेंट के टेबल के इस कॉलम को फॉरेन की बना दिया और आपने कहा कि प्राइमरी की जो है वो डिपार्टमेंट के टेबल का डिपार्टमेंट आईडी है। तो अब इसमें सिर्फ वही वैल्यूज़ आ सकती हैं जो कि प्राइमरी की वाले कॉलम में एग्जिस्ट करती होंगी, यानी आप इसको डिपार्टमेंट नंबर 1 का स्टूडेंट बना सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 2 कॉमर्स का स्टूडेंट बना सकते हैं, डिपार्टमेंट नंबर 3 का, या डिपार्टमेंट नंबर 1 आईटी का स्टूडेंट बना दें। एक और स्टूडेंट ऐड करें, स्टूडेंट नंबर 2 आमना, इसकी भी कोई भी आप जो है वो डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। और इसका भी हम डिपार्टमेंट नंबर 1 ऐड कर देते हैं। अब 2 स्टूडेंट्स हो गए हैं आईटी डिपार्टमेंट में। तीसरा स्टूडेंट ऐड करने जा रहे हैं, उमर, इसकी भी कोई भी डेट ऑफ बर्थ लिख लें आप। और इसको हम कॉमर्स डिपार्टमेंट का कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर 2 का। तो अब ये आपके दो स्टूडेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट नंबर 1 यानी आईटी डिपार्टमेंट के हैं, और एक तीसरा स्टूडेंट जो है ये डिपार्टमेंट नंबर 2 का है, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर 2 हम डिपार्टमेंट के टेबल में जाके देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट जो है डिपार्टमेंट नंबर 2 कॉमर्स डिपार्टमेंट है। तो अब आपके डिपार्टमेंट में मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट में मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि आईटी डिपार्टमेंट में आप लोगों ने 2 स्टूडेंट ऐड कर लिए हैं। तो आपके इन दो टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है 1 टू मैनी का। एक डिपार्टमेंट के अंदर मैनी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, जबकि एक स्टूडेंट किसी एक डिपार्टमेंट का होता है। तो इन दोनों के दरमियान 1 टू मैनी का रिलेशनशिप है, और 1 टू मैनी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता हो तो 1 वाले की प्राइमरी की को मैनी वाले टेबल में फॉरेन की बना दिया जाता है, जैसा कि हमने अपने केस में किया। अच्छा, इस डेटाबेस में मैं एक और टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ। न्यू सॉरी, डेटाबेस नहीं, टेबल्स पर राइट क्लिक करके न्यू टेबल, और मैं टेबल ऐड कर रहा हूँ सब्जेक्ट का। नाम बाद में रखेंगे, पहले हम इसमें जो है वो कॉलम बना लेते हैं। इसमें मैं सिर्फ 2 कॉलम ऐड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट आईडी, सब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम एंड सब्जेक्ट। ठीक है, 2 ही कॉलम ऐड कर रहे हैं। पहले कॉलम की डाटा टाइप को मैं इंटीजर सेट कर रहा हूँ, और दूसरे कॉलम की डाटा टाइप को मैं एन वार्चर एंड नंबर ऑफ वेरिएबल करेक्टर सेट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट का नेम बताना भी लाजमी है, आईडी बताना भी लाजमी है, और आईडी को हम जो है वो प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, और इस टेबल को सेव कर रहे हैं। डू यू वांट टू सेव दिस टेबल? यस। टेबल का नाम हम रख सकते हैं टीबीएल सब्जेक्ट। ओके। तो अब अगर टेबल को रिफ्रेश करेंगे तो आपके यहाँ पे तीसरा टेबल भी शो हो जाएगा। 3 डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स बन चुके हैं। डीबीओ डेटाबेस के ऑब्जेक्ट बन गए हैं, टीबीएल डिपार्टमेंट, टीबीएल स्टूडेंट, टीबीएल सब्जेक्ट। तो टीबीएल सब्जेक्ट के टेबल को डिज़ाइन को चेंज नहीं कर रहे, नए कॉलम नहीं बना रहे, कोई कॉलम डिलीट नहीं करना चाहते, बल्कि हम इसको एडिट करने जा रहे हैं, इसमें रोज़ चेंज करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं एक सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग का, और इसमें मैं एक और सब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ सब्जेक्ट नंबर 2 स्टैट का, स्टैटिस्टिक्स का। तो 2 सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2। नेक्स्ट हम इसका भी रिलेशनशिप बनाते हैं। तो एक स्टूडेंट जो है वो कितने सब्जेक्ट पढ़ सकता है? तो एक स्टूडेंट जो है वो मैनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है। और अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो किसी एक सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट पढ़ सकते हैं? तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इन दो टेबल्स के दरमियान स्टूडेंट और सब्जेक्ट के दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और ये रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का एग्जिस्ट करता है। एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है, और एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले भी मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं। तो मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में जो है वो ना इसकी प्राइमरी की इसमें फॉरेन की बनेगी, और ना इसकी प्राइमरी की इसमें फॉरेन की बनेगी, बल्कि इन दोनों मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को रिजॉल्व करने के लिए आपको एक तीसरा टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अच्छा, 1 टू मैनी के केस में हमारा रूल ये था कि एक डिपार्टमेंट में मैनी स्टूडेंट हो सकते हैं, और एक स्टूडेंट एक डिपार्टमेंट में होगा। तो स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के दरमियान 1 टू मैनी का रिलेशनशिप था। तो 1 वाले की प्राइमरी की को स्टूडेंट वाले टेबल में, मैनी वाले टेबल में फॉरेन की बना दिया। लेकिन अगर 2 टेबल ऐसे हों जिनके दरमियान रिलेशनशिप मैनी टू मैनी का हो, तो आप एक ही प्राइमरी की को दूसरे में ऐड करके चीज़ों को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि डाटा रेपिटेशन शुरू हो जाएगी। तो आपको इस केस में एक तीसरा एक और टेबल क्रिएट करना होगा। तो मैं आपके टेबल्स पर राइट क्लिक करके एक और टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, ताकि हम इन दोनों की प्राइमरी की को उसमें फॉरेन की बनाएं। तो इस टेबल का नाम हो सकता है असाइन आईडी, लेट्स से असाइन आईडी,
और इसमें हम जो है वो दो आईडी लिखेंगे। एक तो इसमें आएगी स्टूडेंट के टेबल की आईडी जो कि फॉरेन की के तौर पे आएगी, आप एफ आई डी भी लिख सकते हैं। और दूसरी सब्जेक्ट के टेबल की भी आईडी इसमें आ जाएगी जिसके साथ आप एफ लिख सकते हैं, सब्जेक्ट एफ आई डी। अच्छा, इसका नाम जो कॉलम का नाम कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन हम नॉर्मली प्राइमरी की से मिलता जुलता रखते हैं ताकि उसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे पास जो है डेवलप रहे माइंड में कि ये स्टूडेंट का एफ आई डी है, ये सब्जेक्ट का एफ आई डी है। इसका नाम अगर आप ए बी सी भी रख दें कॉलम का तो वो आपको फिर भी रिलेशनशिप बना देगा प्राइमरी की फॉरेन की का, लेकिन वो आपको कंफ्यूजिंग रहेगा हमेशा के लिए कि इसका क्या ये कौन से फॉरेन की है। इसकी डाटा टाइप हम इंटीजर रख रहे हैं क्योंकि इसकी फॉरेन की प्राइमरी की इंटीजर थी। ये भी फॉरेन की बनाएंगे, इसकी डाटा टाइप इंटीजर रख रहे हैं क्योंकि जहाँ से आ रहा है वहाँ पे इसकी प्राइमरी की इंटीजर होगी। असाइन आईडी इस टेबल की जो है वो प्राइमरी की होगी। इसको मैं इस टेबल की प्राइमरी की सेट कर रहा हूँ। इसमें दो फॉरेन कीज आ रही हैं, एक स्टूडेंट के टेबल की, एक सब्जेक्ट के टेबल की। क्योंकि हम स्टूडेंट और सब्जेक्ट के टेबल के दरमियान मैन टू मैनी रिलेशनशिप को एक दूसरे में प्राइमरी की ऐड करके नहीं बना सकते थे, तो इस केस के लिए हमें एक तीसरा टेबल क्रिएट करना पड़ा और इस टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ TBL सब्जेक्ट असाइनमेंट। ओके, तो आपने सब्जेक्ट असाइन कर दिया स्टूडेंट को। टेबल्स को रिफ्रेश करें, आपको फोर्थ टेबल भी नजर आएगा TBL सब्जेक्ट असाइनमेंट। इस टेबल को आप ओपन कर सकते हैं। ओपन करने से पहले आपको डिज़ाइन में चेंजेस करनी है क्योंकि आपने अपने लास्ट दो कॉलम को फॉरेन की डिक्लेयर नहीं किया। तो स्टूडेंट आईडी पे राइट क्लिक करके आप कहें कि इसका रिलेशनशिप है, ये फॉरेन की है, ऐड अ रिलेशनशिप। ये फॉरेन की कहाँ से आ रही है आप एक्सप्लेन करेंगे इस बटन को दबा के। आप कहेंगे कि स्टूडेंट के टेबल से आ रही है और स्टूडेंट के टेबल में इसकी प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है स्टूडेंट आईडी, जबकि ये कॉलम खुद जो है स्टूडेंट एफ आई डी फॉरेन की होगी जो कि हमारे इस असाइनमेंट वाले टेबल में है। ओके, क्लोज। बल्कि आपने सब्जेक्ट को भी फॉरेन की बनाना है, सब्जेक्ट को भी रिलेशनशिप में ऐड करें। एक रिलेशनशिप ऐड है, ऐड अनदर रिलेशनशिप। सब्जेक्ट एफ आई डी को भी फॉरेन की बनाना है, तो सब्जेक्ट का एफ आई डी की प्राइमरी की कहाँ पे है, सब्जेक्ट के टेबल में। सब्जेक्ट आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की है और सब्जेक्ट असाइनमेंट के टेबल में सब्जेक्ट एफ आई डी फॉरेन की है। तो सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट आईडी प्राइमरी की और हम बेसिकली सब्जेक्ट एफ आई डी को जो कि इस टेबल में फॉरेन की बनाने आए हैं। ओके, क्लोज। अब टेबल को क्लोज करें ताकि ये दोनों फॉरेन की जो है वो सेव हो जाए। हमने स्टूडेंट एफ आई डी और सब्जेक्ट एफ आई डी को बता दिया कि ये फॉरेन कीज हैं। स्टूडेंट एफ आई डी की प्राइमरी की हमने बता दिया कि स्टूडेंट के टेबल में है और सब्जेक्ट की प्राइमरी की जो है वो सब्जेक्ट के टेबल में सब्जेक्ट की आईडी है। डू यू वांट टू सेव दिस टेबल? यस। टेबल में वो बता रहा है कि असाइनमेंट टेबल की सब्जेक्ट और स्टूडेंट दोनों किससे प्राइमरी कीज आ रही हैं, तो इसका दोनों के साथ रिलेशनशिप है। ओके, अब आप चाहें तो आप जो है वो अपने इस टेबल में चेंजेस कर सकते हैं। आप एक असाइन कर सकते हैं, स्टूडेंट नंबर 1 जो कि अली था उसको सब्जेक्ट नंबर 1 असाइन कर सकते हैं। एक और असाइनमेंट कर रहे हैं हम, असाइनमेंट नंबर 2, स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 भी पढ़ता है। ओके, असाइनमेंट एक और दे रहे हैं, स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 3 भी पढ़ेगा। नेक्स्ट, एरर, वायोलेशन ऑफ फॉरेन की। उसने कह दिया कि आप लोग सब्जेक्ट नंबर 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 3 तो है वो ऑलरेडी जो है, क्योंकि सब्जेक्ट नंबर 3 जो है वो सब्जेक्ट के टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो स्टूडेंट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर कोई और सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। तो हमें स्टूडेंट नंबर 2 की बात करनी चाहिए। स्टूडेंट नंबर 2 आमना, ये भी सब्जेक्ट नंबर 1 पढ़ना चाहती है। एक और असाइन कर रहे हैं हम, स्टूडेंट नंबर 2 को, आमना को भी सब्जेक्ट नंबर 2 दे रहे हैं। एक और असाइन कर रहे हैं सब्जेक्ट, स्टूडेंट नंबर 3 जो कि उमर था, ये भी सब्जेक्ट नंबर 2 पढ़ता है। उमर जो है स्टूडेंट नंबर 3, उमर जो है ये सब्जेक्ट नंबर 2 ही पढ़ता है, सब्जेक्ट नंबर 1 नहीं पढ़ता। तो आप लोग ये रिलेशनशिप देखिएगा, स्टूडेंट नंबर 1 मैनी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, यानी 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है। स्टूडेंट नंबर 2 भी जो है वो 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो एक स्टूडेंट मैनी मैनी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैनेज हो गया। अगर सब्जेक्ट नंबर 2 की बात की जाए तो सब्जेक्ट नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 1 भी पढ़ रहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 2 भी पढ़ रहा है, सब्जेक्ट नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 3 भी पढ़ रहा है। तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने वाले भी 2 3 मैनी स्टूडेंट्स हैं। तो आपने जो है वो थर्ड टेबल के अंदर एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट पढ़ सकता है और किसी एक सब्जेक्ट को लें तो उसको मैनी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप को आपने एस्टेब्लिश कर लिया एक थर्ड टेबल के थ्रू। तो ये डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अगर आप चाहें तो अपने इस डेटाबेस को किसी को मूव करना चाहते हैं, इसका बैकअप रखना चाहते हैं कि ताकि आपका डाटा लॉस ना हो, तो आपको अपने डेटाबेस पर राइट क्लिक करके टास्क में जाके अपने डेटाबेस का बैकअप ले लेना चाहिए। बैकअप वो सी ड्राइव में कहीं दूर जाके बना रहा है, रिमूव करें, इसको नई लोकेशन ऐड करवाएं। इससे कहें कि तुमने बैकअप जो है वो डी ड्राइव में बनाना है या ई ड्राइव में बनाना है या हमारे यूएसबी में बनाना है। बैकअप का नाम इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, न्यू डेटाबेस बैकअप।
साथ एक्सटेंशन जरूर लगाएं डाट बी के नाम से। तो डी ड्राइव में हमारी इस डेटाबेस का बैकअप बना दो, फुल बैकअप। ओके ओके ओके। वो कह रहा है कि डी ड्राइव में परमिशन नहीं है आपको बैकअप बनाने की, ये एस एस डी ड्राइव इसमें ऐड की हुई है, तो हम इसका ठीक है नया पाथ ऐड कर देते हैं, इसको डी ड्राइव की बजाय हम ई ड्राइव में बैकअप बना लेते हैं। बैकअप का नाम रखना न्यू बैकअप, डेटाबेस का नाम भी साथ लिखा था, न्यू डेटाबेस नाम था, साथ बैकअप लिख दिया और साथ एक्सटेंशन लगा दें डॉट बी ए के। ओके ओके टेक बैकअप। दूसरे वाला पाथ रिमूव करना होगा, डी ड्राइव को रिमूव कर दें ताकि ई ड्राइव में बैकअप बने। ओके 100% आपका बैकअप एग्जीक्यूट हो गया है, बैकअप बन गया। और लेट्स से आपकी ये डेटाबेस रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, किसी वजह से यहाँ पे नहीं रहती है, तो फिर आप अपने बैकअप से डेटाबेस को रीस्टोर कर सकते हैं। या किसी को दूसरे किसी लैपटॉप पे या किसी दूसरे कंप्यूटर पे अपनी डेटाबेस लेके जानी है, तो तब भी आप ये काम कर सकते हैं, अपनी डेटाबेस जो है वो किसी और को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। क्लोज एग्जिस्टिंग कनेक्शन करने पड़ रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी डेटाबेस कहीं यूज़ हो रही है। ओके एग्जिस्टिंग कनेक्शन क्लोज करके तुम डेटाबेस को डिलीट कर लो। डेटाबेस डिलीट हो गई। या लेट से हम किसी दूसरे कंप्यूटर में आ गए जहाँ के वो वाली बैकअप को हमने रीस्टोर करना है। या एज्यूम कर लें कि आप इसी आपकी डेटाबेस डिस्टर्ब हो गई थी, ख़राब हो गई थी, आपने बैकअप लिया हुआ था, उसमें डाटा मेंटेन था, लास्ट टाइम तक जब भी बैकअप लिया था तब तक का डाटा रिकवर हो सकता है, तो डेटाबेस पर राइट क्लिक करें, रीस्टोर योर डेटाबेस। डेटाबेस हो सकता है यूएसबी में आप लेके आए हो या किसी और वे में आपने कहीं संभाली हो, तो इस केस में हमारे केस में डेटाबेस जो है वो एक डिवाइस में है, हमारी हार्ड डिस्क में है। हार्ड डिस्क कौन सी हार्ड डिस्क में, उसका पाथ ऐड करें। हमारी डेटाबेस ई ड्राइव में है, तो ये देखें आपकी डेटाबेस का नाम आ रहा है न्यू डेटाबेस बैकअप डॉट बी ए के। हम इसको रिस्टोर करेंगे। अगर आपने डॉट बी ए की एक्सटेंशन ना लिखी होती तो फिर आपकी यह बैकअप फाइल में ये ऑप्शन ना आ रही होती, फिर आपको यहाँ से आल फाइल सेलेक्ट करना पड़ता ताकि हर तरह की फ़ाइल आपको शो हो जाए। क्योंकि हमने अपनी बैकअप बनाते हुए उस फाइल के एंड पे डॉट बी ए के लिख दिया था, तो अब हमें यहाँ से इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आल फाइल की ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करने की। हम बस बैकअप फाइल बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट थी, तो हमारी बैकअप फाइल हमें शो हो रही है। ओके ओके। वो कह रहा है कि ये बैकअप जो है फुल डेटाबेस का बैकअप लिया गया है, एसक्यूएल एक्सप्रेस के अंदर, सनी कंप्यूटर के अंदर इस डेट को लिया गया है। बैकअप बैकअप की स्टार्ट टाइम ये था, बैकअप की क्लोजिंग टाइप ये थी, बैकअप की डिटेल दी हुई है। हमने इसे कह दिया ठीक है हमारा बैकअप रिस्टोर करो। बैकअप सक्सेसफुली रिस्टोर हो गया है, हमारी डेटाबेस वापस आ गई है। ना सिर्फ डेटाबेस वापस आ गई है, इसके अंदर सारे टेबल भी वापस आ गए हैं। ये कोई और डेटाबेस रिस्टोर हो गई है, प्रॉबेबली हमने किसी और डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर कर लिया। इसको दोबारा चेक करते हैं, डेटाबेस में जाके अगेन रिस्टोर है डेटाबेस। हम दोबारा उसको बताते हैं कि डेटाबेस का बैकअप जो है वो हमारी ई ड्राइव में पड़ा हुआ है। ऐड लोकेशन, ई ड्राइव में हमारा बैकअप पड़ा हुआ है डेटाबेस का, ई ड्राइव के अंदर न्यू डेटाबेस का बैकअप। ओके 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 ओके। ठीक है, ये मिस्टेकनली मैंने किसी दूसरी डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर कर लिया, लेकिन आपके केस में आप जिस भी डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर करेंगे वो इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुली रिस्टोर होगा। ना सिर्फ डेटाबेस का बैकअप रिस्टोर होगा, बल्कि जो डेटाबेस के अंदर प्राइमरी कीज फॉरेन की जो रिलेशनशिप बनाया है, जो उसके अंदर आपने डाटा लिखा होगा, वो सब भी जो है वो नॉर्मल तरीके से जो है वो वापस आपको शो होगा।